अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने जहां मकबूलियत के दावेदार पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त दी, वहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खामोशी भी तुड़वा दी है। जी हां नाज़रीन, आज नवाज शरीफ दोबारा मीडिया के सामने आए, खूब गरजे और बरसे भी। जहां उन्होंने पुराने शिकवे दोहराए, वहीं मुल्क की तमाम तर बर्बादी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को ठहराते हुए बानी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। नवाज शरीफ का कहना था, बानी पीटीआई इतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने उनको लाने वाले जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है और मजीद ऊपर जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ हरिपुर में वाज़े मार्जिन से जीत चुकी है, लेकिन धांधली के जरिए उनको हराया गया है। नाज़रीन, जहां सख्त मुकाबला जारी हो, कभी कोई उम्मीदवार आगे बढ़ जाए और कभी दूसरा उम्मीदवार लीड लेकर जा रहा हो, वहीं एक उम्मीदवार इतनी बड़ी लीड के साथ कैसे जीत जाता है? क्या तहरीक इंसाफ का पॉपुलर बयानिया दम तोड़ गया है? तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम क्यों हो गई? क्या नून लीग की मकबूलियत में वाकई इजाफा हुआ है? इन सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पेलडाट हमारे साथ होंगे, अजहर सिद्दीक साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादिर मंदोखेल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भट्टी रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो सबसे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। अहमद बिलाल साहब, जो इलेक्शन अभी हुआ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप क्या देखते हैं कि क्या बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन था? जिसमें 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 11 में तो कोई मुकाबला नहीं था, मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था, वन साइडेड मुकाबला था। तो वहां पे क्या धांधली हो सकती थी? अब रह गया दो नशिस्तों का मामला, उनके बारे जी। में एक पे दावा किया जा रहा है कि वहां पे फॉर्म 47 के जरिए से फॉर्म 45 के पर्टिकुलर्स को चेंज किया गया है। ठीक। ये वैसे मुमकिन हो सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। NA-18 के अंदर जो डायनामिक्स है, जो हमने देखे हैं कि बिल्कुल इलेक्शन का टर्नआउट भी वैसा ही है जैसा 2024 में था, और इलेक्शन वाले दिन भी जो ग्रेजुअल रिजल्ट्स बताए जाते रहे, उसमें भी एक उम्मीदवार कभी पहले नंबर पे होता था और कभी वो उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आ जाता था। तो यानी बिल्कुल नेक एंड नेक क्लोज कंपटीशन था। जी। लेकिन फिर ये बिलाखिर एक पार्टी बड़े वाजे मार्जिन से जीत गई लेकिन है। सर, यही तो सवाल कि वहां ये एकदम इम्कान जी हो सकता है। जी आमने सामने बिल्कुल ही बराबर का मुकाबला चल रहा और एकदम से पता चले कि लीड जो है वो कई हजारों की बढ़ गई, तो ये कैसे होता है? नहीं, हो भी सकता है। देखिए ना कि बाज़ जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, चंद पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक उम्मीदवार का पलड़ा भारी होता है, कुछ पोलिंग स्टेशन पे दूसरे का पलड़ा भारी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि आखिर में जो आने वाले पोलिंग स्टेशन है वो वही हों जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार का पलड़ा भारी था। लेकिन ये तहकीक की बात है। अब जब फॉर्म 45 वेबसाइट पे लगाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के, और हम उसे देखेंगे और फॉर्म 47 से उसका मुवाजना करेंगे, जो इलेक्शन 2024 में इस मुआवजे से चीज़ें वाज़े नज़र आ गई थी कि कहीं इतनी ओवर राइटिंग हुई हुई है, और ओवर राइटिंग एक ही उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचा रही है। अब ये जब ये लगेंगे फॉर्म, तो फिर इनको देख के अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या यहाँ पे भी ऐसा ही तरीका आजमाया गया है, या जो तरीके बताए जा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। ये ठीक। देखने से कुछ तहकीक करके ही पता चलेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि धांधली के क्या क्या तरीकेकार होते हैं जो इस तमाम सूरत हाल में सामने आते हैं? देखिए, एक तो बड़ा मकबूल तरीक़ेकार है ना कि इलेक्शन से पहले ही हालात ऐसे होते हैं कि कुछ उम्मीदवारों को वो हालात फ़ेवर कर रहे होते हैं, और कुछ हालात दूसरे उम्मीदवार को नीचा दिखा देते हैं पहले ही इलेक्शन से। पीपल तो जी। वो तकरीबन हर इलेक्शन में ऐसा होता है। प्री इलेक्शन रिगिंग का अंसर आपको हर इलेक्शन में जी। तकरीबन नज़र आता है। तो ठीक है। इस सूरत हाल में तो ये बाई इलेक्शन थे ना, ठीक। इसमें तो एक पार्टी जीती हुई थी, और ये इलेक्शन अगर वो एक सीट जीत भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। जीतने वाली पार्टी, ऐसा नहीं था कि वो पार्टी जो बरसे इक़्तिदार है वो इक़्तिदार से नीचे आ जाती ठीक। या कोई और बड़ा फर्क पड़ता, तो फर्क तो कोई पड़ना नहीं था।
तो इस माहौल में जब इलेक्शन होंगे तो वोट देने वाले भी ये सोच के वोट देंगे कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए वो बिलामूम उसी को वोट देते हैं जो बरसर इक़्तिदार पार्टी का होता है। आमतौर पे ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे हो। तो ये भी आप यूँ समझिए कि प्री पोल्स, रिगिंग तो नहीं से कहेंगे, लेकिन जो हालात हैं उनका इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर। तो वो अगर बरसर इक़्तिदार पार्टी को उसका बेनिफिट मिला है तो कोई अजीब बात नहीं है। तो ये जो बाई इलेक्शंस का डायनामिक्स होते हैं, जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। फिर आपको ये भी पता है कि जो सिंबल जनरल इलेक्शन में डिनाई किया गया था वो इस इलेक्शन में भी डिनाई था। लोग बैठ के सिंबल से ज़्यादा आगाह है, वो तो नहीं मिला था इनको। तो ये भी उनके खिलाफ जाती है बात। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो प्री पोल। अब पोल वाले दिन तो एक ही तरीका था, क्योंकि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी जी। पीटीआई की, और वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। तो उनसे तो उम्मीद नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया होगा। ठीक है। लेकिन अब एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तक जो ट्रांसफर्स हुई हैं उसके अंदर कोई गड़बड़ हुई है। तो ये मुझे पता नहीं, क्योंकि फॉर्म 47 जिन लोगों ने कंपाइल किया वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लोग नहीं थे, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे या उनके अपॉइंट किए हुए दूसरे लोग थे। तो उनको देखने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि फॉर्म 45 और 47 में कोई गैप है, कोई डिफरेंस है, या वो महज इल्ज़ाम था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ हरीपुर में वाज़े मार्जिन से जीत चुकी है। ये तहरीक इंसाफ का ये दावा सामने नजर आता है। क्या इस हवाले से हकाइक हैं जो सामने आए हैं और जिनको आप कहेंगे कि जिसकी बेस पर आप जीत चुके हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान होता हूँ, पाकिस्तान में खुदारा ये साफ शफाफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म कर दें। यहाँ अगर आप वैसे कोई सीटें नीलामी पे दे दें, कोई कुरानंदाजी पे दे दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर आपने साफ शफाफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर हर एक को पता था कि फॉर्म 45 और 47 की जो जनरल इलेक्शन की कहानी है, क्या कोई भी इलेक्शन पिटीशंस के हवाले से तकनीकी बुनियादों से आगे लिखा? कोई भी एक केस मेरिट पे जाकर डिस्कस हुआ? अभी तक मैं तो कोई एक केस नहीं देख सका। सारे तकनीकी बुनियाद, वो एक रिक्वायरमेंट है, एफिडेविट साइन नहीं है, या और मसाइल हैं, बहुत से मसाइल ऐसे। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, ये जो दो सीटों पे ये जो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, तो फिर आपको अगर यही सारे खदशात थे तो फिर इस पे भी आप बाइकआउट कर देते? देखिए, असूली तौर पर तो देखिए मैं बताता चलूं, पार्टी में ये मुनकसम राय थी। इमरान खान साहब का ओपिनियन बड़ा क्लियर था। वो बिल्कुल क्लियर थे कि ये इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, ना हमाद अजहर वाला और ना ही उमर अयूब वाला। मेरी आज मुलाकात हुई इस्लामाबाद में पार्टी चेयरमैन के साथ, और मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा ये किसने फैसला किया? चले व्हाटएवर इट इज, जो भी फैसला हो सका, ये इलेक्शन का बाइकआउट ही करना चाहिए था। और जहां जहां बाइकआउट वाज़े तौर पर किया, टर्नओवर आपने देख लिया। दूसरी बात यहां तक है ना कि यहाँ जो बात समझने वाली है, इलेक्शन एक्ट और गवर्नमेंट मिलके अपनी मर्जी की तरामीम करते रहे। इलेक्शन एक्ट में जो जो तरामीम की, आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रिटायर्ड जजेस का कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को समझना है। फिर साफ शफाफ इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जिन पे कहा जा रहा है कि इल्जाम है कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराने, आपने अपने ऑफिसर्स क्यों बिठाए? या आप मिसाल के तौर पर ज़िमनी इलेक्शन कराने थे, आप अदालतों से ले लेते। अदालतों से लेने में क्या अर्ज था? यानी असूली तौर पर अगर आप समझे तो सारी जो कड़ियां से कड़ियां मिलती हैं वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर है। और अभी तक देखिए, हमने कोई ना कोई कमीशन बनाने के लिए दिया। फाफन की रिपोर्टें सारी आ गई, क्या असर हुआ उसका? आप सिर्फ इतना देख लें, यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो इतना छुपाई रखी है, वो सामने आने दी है। अभी क्या हुआ है जी, एक सवाल जो बड़ा यहां पर उठता है वो ये है कि अपना सूबा, अपना वजीर आला, अपनी पुलिस, सब कुछ आपके अपने पास, तो कम से कम एक सीट भी नहीं आप बचा सके, तो इससे तो बेहतर है कि फिर सुलह कर ली जाए। तो मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि ये इलेक्शन जितने भी हैं छोड़े, ये ऑक्शन करें, अरबों रुपया आएगा आपके पास। जब आपने साफ शफाफ इलेक्शन कराने नहीं, देखिए सूबा होने से मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे। इलेक्शन सूबे ने नहीं कराने हैं, इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने। और फॉर्म 45 जो जैसे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने कहा है कि दावा है, जो उन्होंने इलेक्शन फॉर्म 45 दिया उसमें जीते हुए। अब जो अंदर कंपाइल हुए हैं फॉर्म 45, जो अंदर जाकर, मसला तो वहां पर है कि वहां इलेक्शन कमीशन के अपने अफसर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो एक हियरिंग बड़ी जबरदस्त थी।
कि इनके एम्प्लॉयज वगैरह के हवाले से जो है ना वो बकायदा एक कानून बनना है। और कमाल की बात है, जितने इलेक्शन के ऑफिस के जो लोग हैं, इनकी तैनातियां बड़े कमाल तरीके से हो रही हैं, किसी को पता ही कोई नहीं। यानी इतना आजाद और खुद मुख्तार बना दिया है, ना कोई मेरिट है। कभी घुस के तो देखें उसके अंदर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन इतना अरबों रुपया जाया कर रहे हैं, किस लिए जाया कर रहे हैं। यानी इस इलेक्शन कमीशन का फायदा क्या मिला आपको? अभी तक हर दौर के अंदर इस पे उंगलियां उठ रही हैं। वो सीख लो, इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने सीख लो, बिल्कुल ठीक। उस प्रोसीजर से सीख लो। अहमद बिलाल साहब से पूछे थे। अहमद बिलाल साहब, जो कुछ कहा जा रहा है हज़रत सिद्दीक साहब की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सब कुछ हकीकत यही इस वक्त हमें सामने नजर आती है? देखिए, हकीकत क्या है ये तो हमें इस वक्त मालूम नहीं है। ये तो दावा है और इम्कानात हैं। जो कहा जा रहा है उस बात के इम्कानात मौजूद हैं। एटलीस्ट NA-18 की सीट के ऊपर मैं कह सकता हूँ। दूसरी सीटों के ऊपर मैंने अर्ज किया था कि मुकाबला ही नहीं था। एक सीट थी NA-129, वहाँ की अजीब सूरत हाल है। वहाँ पे बावजूद इसके कि इन्होंने बाइकआउट नहीं किया था और PTI की हमायत याफ्ता है एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ वन ऑफ द लोएस्ट वोटर टर्नआउट है, 18%। यानी पिछले इलेक्शन में 2024 में वहाँ तकरीबन 55% टर्नआउट था और इस वक्त उसके चौथाई से भी कम। तो ये मैं बहुत हैरान हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि PTI के वोटर ने बावजूद इसके कि उनको कहा गया था कि आपने यहाँ पे वोट डालना है, उन्होंने यहाँ का भी बाइकआउट कर दिया है। बाजार तो ऐसा लगता है और इसलिए मुझे यहाँ पे भी नहीं लगता कि कोई धांधली हुई हो, क्योंकि जब वोटर ही नहीं आया और तकरीबन वोट मिल गया दूसरे उम्मीदवार को। ठीक। अच्छा, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे NA-185 के हवाले से, आपने भी धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए जो है नून लीग पर, तो क्या कहते हैं, क्या मामलात बनते हैं कि सारे मामलात जो हैं वो अब आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात की जानिब जाते नजर आते हैं? मेरे ख्याल में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात की तो कोई हैसियत रह नहीं गई है। जब पाकिस्तान का इतना मुअज़्ज़ज़ इदारे का सरबराह अहमद बिलाल साहब कहते हैं कि मुकाबला ही नहीं था, और आपने सवाल किए कि धांधली कहाँ हुई है, उसका जवाब उन्हें कहा फॉर्म 45 आएगा तो देखा जाएगा। ये इसके बढ़कर, इससे पहले मेरे साथ एक शो में थे मुस्लिम लीग नून को कह रहे कारकर्दगी की बिना पे हमने ये सीटें जीती है। तो कारकर्दगी तो चलो सही है, सेंट्रल पंजाब में तो चलो आप ये करें कि फितक काटने के बाद हो सकता है कारकर्दगी लोगों को नजर आ रही होगी, मगर आप ये बताओ कि 185 दोसुमत खोसा की सीट में क्या कारकर्दगी थी? हरिपुर वाली सीट में जहां की हुकूमत ही नहीं है PTI को, वहां क्या कारकर्दगी थी? तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि इससे माजी में जितनी रिपोर्टें इनकी आई है वो सारी की सारी गलत थी और सारी कंप्रोमाइज थी। इस वजह से जब सरदार दोसुमत खोसा की सीट के ऊपर अहमद बिलाल साहब ये फरमा रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं था सिवाय हरिपुर का, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ऐसे इदारों के ऊपर जो इस तरह की रिपोर्टें बनाते हैं और रिपोर्टों से पहले ये कहते हैं मुकाबला ही नहीं था, तो उसके बाद रह क्या गया? दोसुमत खोसा की एक जाती हैसियत भी है पीपल्स पार्टी के अलावा कि वो वज़ीर आला रह चुका है, उस एरिया से वो कई मरतबा मुंतखब हो चुका है, इनके वालिद साहब बड़े ओहदों पे रहे, और फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुई है क्योंकि माजी में पिछले इलेक्शन में तो हार गए। आप ये समझ लो कि एक हवा चल गई या जो भी आप सूरत-ए-हाल कहेंगे, मगर इस मरतबा क्या नून लीग उस, चलो PTI सीट ले जाती तो फिर भी आप ये कह सकते थे बाबा PTI का जोर है, नून लीग सरदार दोसुमत खोसा साहब से सीट ले जा रहा है। तो मुझे ये माजी के सारी रिपोर्टों के ऊपर जो ना मुझे शक पैदा हो गया। कादिर मंदोखेल साहब, आपके साथ भी तो एक दफा आपके साथ भी तो कुछ ऐसा मामला बन गया था कि जहां पर फैसल वाडा साहब ने पहले ही बता दिया था कि आपकी जो सीट है वो नहीं रहेगी, तो आप क्या समझते हैं कि फिर मामला कुछ वहां पर भी पहले से ही कुछ इस तरह से ही थे? देखिए, मैं तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहता हूँ और मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं हूँ कि आमतौर पर जो कहते हैं कि वकील करने की क्या जरूरत है, जज कर ले, यहां सीट लेने की क्या जरूरत है DC वगैरह के, डायरेक्ट सुल्तान राजा कर लो। सवाल ये है कि आप ये समझ ले, मैं जाती तौर पे ये समझ रहा था कि बाकी जो मुस्लिम लीग नून कर ले फिता विता काटने के बाद तो कोई चीज नहीं होगा, मगर कम से कम हरिपुर का सीट जो है ना वो PTI और दोसुमत खोसा का सीट 185 पीपल्स पार्टी ले जाएगी, ये तो मुझे 100% कंफर्म था। अब यहां भी अगर ये सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान के बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन अदारे
जो शफाफ था इलेक्शन की एक के तय, हालांकि मेरे इलाके कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा इनको, जहां पूरा का पूरा कबायली, जहां पूरा का पूरा 70% पश्तून है, वहां जाके मुखबर खास मुस्तफा कमाल 3,800 वोटों के बजाय 71,000 वोट शो करते हैं और 25 से 30,000 वोट अभी भी मेरे पास पड़े हैं। और ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के सामने मैंने थैला रखा। ये फैसल चौधरी साहब भी उस वक्त उसी अदालत में मौजूद थे। मैंने कहा ये बताओ कि ये सारी सीट और ये वोट हमने छीने मुस्तफा कमाल उनके लोगों से, इसके फॉरेंसिक करा दो, और अगर हमारी ये सारी जो वीडियो है वो जाली है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कटो, नहीं तो ये वोट में किसके मुंह पे मारो। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया है और उस चीज को अपने तौर पे रखा है, हालांकि हर चीज क्लियर हो गई है। फिर एक झूठा एफआईआर मेरे खिलाफ काटा। उस एफआईआर का रिजल्ट ये आया कि वो जब इलेक्शन कमीशन सिंध और डीआरओ आरओ ने रिपोर्टें दी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद जाके उस कंप्लेनेंट की जो है ना वो जान उसको हो गई है, पुलिस वाले मिन्नतें करे, खुदा का वास्ता वो गरीब आदमी है, गन पॉइंट पे एमके वाले ले गए। मैं तो कहता हूँ भाई मैं कह रहा हूँ वो एफआईआर उसकी एफआईआर के कितने टुकड़े हो गए, जरा ये भी अहमद बिलाल साहब पता करें। बिल्कुल ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी फिर इस हवाले से मुतासरा नजर आते हैं। जी देखा भी नहीं होगा, रिपोर्टें वहां ने कुछ नहीं दिए, रिपोर्टें कुछ नहीं दिए, नील और आज तो उन्हें बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा ठीक है, यही जुल्फिकार साहब से पता कर लेते हैं। जुल्फिकार साहब मौजूद हैं जी। जुल्फिकार साहब, कौन कौन से नित नए तरीके, आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज और आप पर इल्जामात की बौछार, तो फोरेंसिक के लिए तैयार हैं अगर फोरेंसिक करवाना पड़ जाए इन सीट्स के वोट्स का? बड़ी अच्छी बात है जी। मैं तो कहता हूं कि ये अपना बिल्कुल फोरेंसिक के लिए अप्लाई करें। अपना जहाँ जहाँ पे इनको धांधली का शक है वो अपना ट्रिब्यूनल में जाएं, सारा कुछ करें, ये इनका हक है। मैं ज़रा अर्ज़ करूं थोड़ी सी। देखें, जैसे पहले बात हो रही थी कि इलेक्शन केपीके में जो NA-18 का इलेक्शन था, आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो आरओ है, आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन आरओ वहाँ की इंतज़ामिया से ही लेता है जो प्रोविंशियल इंतज़ामिया है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी सारे और अमला भी सारा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो अब मुझे ये बताएं, बड़े अफसोस वाली बात है, ये अभी कुछ दोस्त ये कह रहे थे, मैंने भी 4 MNA के इलेक्शन लड़े हैं, 3 अल्लाह के फजलो करम से जीते हैं। मेरे साथ अभी एक हमारे PTI के भाई हैं, वो जब वो बात करते हैं तो फिर वो ज़ाहिर वकीलों की तरह बड़े साफ शफाफ और बड़े अंदाज से बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी 2018 में, मैंने पहले भी बताया था कि अज़हर साहब को कि 2018 में मैंने खुद मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे और मेरे साथ जो साफ इलेक्शन का ड्रामा PTI ने चलाया था, फिर मैं बहरहाल फिर उसके बाद मैं किस कोर्ट से बहाल हुआ वो ज़रा सुने। वो सुप्रीम कोर्ट का वो जो बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस बंदयाल थे, उन्होंने मुझे बहाल किया था। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट धांधली हुई थी मेरे साथ, अदरवाइज ये बेंच तो मुझे ना बहाल करता। अब मुझे ये बताएं कि इतने अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इस्लामाबाद से कोई बंदा फार्म नहीं भेजता कि ये फार्म 45 तैयार करो या 47 तैयार करो। ये वहाँ का ही इंतज़ामिया, आरओ भी वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है किसी भी हल्के का, वो भी इंतज़ामिया से है। और ये क्यों है? साहब, आप अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए कहेंगे कि फिर आप मानते हैं कि धांधली हुई होगी यहाँ पे भी? बिल्कुल नहीं धांधली। मैं बताता हूँ ना क्यों धांधली क्यों होनी है भाई। धांधली जब वोट कराने वाली इनके अपने हैं, जब इनकी अपने इंतजामिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे अंडर है या इनके अंडर है, वो ना इलेक्शन कमीशन के अंडर है। इलेक्शन कमीशन तो आरओ को एक अपॉइंट करती है और आरओ अपना अमला अपॉइंट करता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आरओ लगाता है। और दूसरी बात ये है कि जजेस क्यों नहीं लगाए गए, ये सबसे ज्यादा पहला इतराज PTI का था कि जजेस को ना लगाओ। बिल्कुल ये इन्होंने खुद ये खुद इन्होंने रूल बनाया था। और मुझे ये अफसोस की बात है जी बिल्कुल कि ये सारे काम खुद करते हैं जी और फिर जहां से हार जाते हैं और बिल्कुल क्लियर मार्जिन से हारते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वहां पे धांधली हो गई है। चले यही बात। अच्छा माने ये इस मुल्क को चलने दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अभी हमने देखा यहाँ पे तकरीबन जो है हमारे पास मेजॉरिटी तो मुतासरीन की ही बैठी है,
तो आप क्या देखते हैं कि क्या हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जनाब बिल्कुल ही अगर ये कह दिया गया और फिर जब फॉर्म जो है वो अपलोड होंगे तब ही मामलात होंगे, तभी पता चलेगा, तो उससे पहले भी तो बहुत से शुकूक व शुबहात सबके बनते हैं। मैं एक वजाहत कर दूं, देखिए मैंने जब कहा था कि बाकी सीटों पर मुकाबला नहीं हुआ, तो मेरा मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जिस पार्टी ने पिछली दफ़ा सीटें जीती थी वो इस मुकाबले से खारिज थी। इसका मतलब यही नहीं था कि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए और वहाँ जो बाकी उम्मीदवार हैं वो रिस्पेक्टेबल नहीं हैं, वो भी रिस्पेक्टेबल है, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र था कि पीटीआई इन तमाम कॉन्टेस्ट से सिवाय 2 सीटों के बाकी जगहों पे वो नहीं थी। ठीक। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ये शक्को शुबा तो है, जी। और जो लोग शक्कू को शुबहात का इजहार कर रहे हैं उनके पास उसके सबूत भी होंगे, लेकिन ये फैसला तो जब ही होगा जब या तो ट्राइब्यूनल में जाएगा और वहाँ फैसला होगा। आप पूछ रहे थे उनसे कि आप ये फॉरेंसिक का ऑडिट कराएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट की हुक्म जो है वो ट्राइब्यूनल ही दे सकता है, कोई एक पार्टी नहीं करा सकती ठीक। अपने तौर पे। तो ये ठीक। तो अभी फैसला होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन था उसको हुए 2 साल होने को आ रहे हैं, उसके सिर्फ 30% सीटों के बिल्कुल ऊपर ठीक। फैसला हुआ है, बिल्कुल ठीक। बाकी के ऊपर फैसला ही नहीं हुआ। जी। हालांकि कानून ये कहता है कि ये आप 6 महीने के अंदर फैसला करेंगे। जी तो बिल्कुल, इसलिए यही इसकी क्या तहफ्फुज़ात, उम्मीद है, यही तहफ्फुज़ात हैं। इसकी बिल्कुल क्या ठीक। उम्मीद है कि क्या होगा? वो जो मैं अपलोड होने की बात कर रहा हूँ वो तो अभी अपलोड होना चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल अपलोड ठीक। होंगे तो कम से कम हमें देख के कुछ अंदाजा हो जाएगा, कुछ हमें शवाहिद नजर आ जाएंगे, लेकिन चलें ठीक, फैसला जो है वो तो ट्राइब्यूनल ही करेगा। ट्राइब्यूनल ही करेगा। अब देखते हैं कि फोरेंसिक के हवाले से तो इस वक्त नून लीग आमादा नजर आती है, क्या ट्राइब्यूनल के हवाले से भी अब आमादा नजर आएगी? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, भी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, जो मामलात बनते नजर आते हैं, एक हल्का नहीं बच पाया, कोई मामलात ठीक नहीं हो रहे, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कुछ मामलात बेहतर करके बानी को भी बाहर ले आएं, कुछ और मामलात करते हुए अपनी जो एक आपकी रेट है उसी को बहाल रख लें? मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर सियासी जमातों ने होश के नाखून नहीं होते तो वोट को इज्जतों का बयानिया दफन न देते। आज हमें कहने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में देखे ना, आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिए। यानी क्या, यानी देखे ना, ये तो बात ये तो पार्टियों को बैठकर फैसले, मामला क्या बेहतर करने हैं आप अंदाजा लगा लें। हालत ये है, यानी ये कैसा मुल्क है कि जहां आप एक कैदी से नहीं मिल सकते, साबका वजीर आजम से मिल नहीं सकते। इस मुल्क में कौन से कानून की हुक्मरानी होनी है? यानी जितने फैसले हुए हैं बता दें कौन सा मेरिट पे हुआ? साइफर का केस, बड़ी बातें हैं, इतने इतने दावे, निस्तो नाबूद। इद्दत का केस पाकिस्तानी तारीख में पहला केस था, ना कोई शर्म आई ना हया आया किसी को, वो निस्तो नाबूद। करप्शन पूरे मुल्क में क्या नजर आई तोशे खाने में? आप अंदाजा लगाएं यार, फॉर गॉड सेक यार। क्या यानी बड़ा बताते हैं कि अदालतों ने बड़ा रिलीफ दिया? कौन सा रिलीफ दिया जी अदालतों ने? जरा हम भी, मैं भी एक एक केस पे सुनना चाहूंगा, क्या रिलीफ दिया? ये मां सिवाय प्रोटेक्टेबल है, प्रोटेक्टेबल है तो मेरा हक होता है, कोई मुल्क भी चला जाए हो जाए। दूसरी में देखें, 9 मई की आज तक जमानतें नहीं हो सकी, जरा गौर करें आप। मिलिट्री ट्रायल के केसेस के फैसले वो हमारी अदालतें वो ऑर्डर नहीं लेकर दे सकी। हालत ये है इस वक्त। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। 9 मई के ट्रायल की अपीलें लगी हुई हैं जनाब, तो अपीलें फिक्स होकर फैसला करें यार। क्या मुझको लंबी बहुत बड़ी रॉकेट साइज है, वो नहीं हो सकी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की अभी आपने अहमद बिलाल साहब से सुन लिया, यानी और वो अंदाजा लगा 180 दिन में डिसाइड होना है, डिसाइड कर लिया। सारे का सारा निजाम जो है ना, चलो तू प्यार है किसी और का, तुझे कोई और है, जो भी चला रहे जरा गौर कीजिएगा। क्या चाहते हैं ना इसको आगे ले जाना कानून की। अच्छा ठीक ठीक। वो ने कॉलम लिखा बड़ा जबरदस्त, कुछ है ना, जनरल जावला के ख्वाब का, जनरल जावला के ख्वाब का वो कॉलम लिखा है, जरा वो सुनिएगा और आज का माहौल देखिएगा। 26वीं और 27वीं तरमीम ने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। इस मुल्क में इंसाफ नाम की भला कोई चीज रह नहीं गई है, यहाँ नापैद हो गई है। यानी यहाँ आप इलेक्शन कमीशन, ये 6 जिमनी इलेक्शन, 7 जिमनी इलेक्शन के आप अंदाजा लगाए, वो अपलोड ही नहीं कर सका। गौर करें इस बात के ऊपर। वो पूरे मुल्क के इलेक्शन का करा सकेगा क्या? सभा करा सकेगा?
यानी कि हालत क्या पूछने वाला है और वजह क्या है। जिन अदालतों ने पूछना था वो अदालतें अब कंप्रोमाइज है, हमारे बेंच हमारी मर्जी, हमारी अदालत हमारी मर्जी। किस तरह से जो कुछ निजाम सारा हो रहा है आपके सामने है। आम आदमी क्या जुल्म हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। लाहौर हाईकोर्ट में ना आईनी दरखास्तें जाती थी लोगों के मसाइल के लिए, 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तें होती थी, रिटें वगैरह। वो 67-68 हज़ार है। क्या कह दिया जी, वो ग्रीवियंस कमेटियों के पास जाके धक्के खाओ, उसी ब्यूरोक्रेसी के पास। आगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटी निजाम आ रहा है, जहां वायसराय का निजाम या इस मुल्क में देख लीजिएगा कोई नहीं है, ना कानून की निगरानी, ना निजाम इंसाफ को बेहतर करना है, वो तो कर नहीं सके आप। बिल्कुल ठीक है, हालात जो हैं वो दिगर गूं ही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, डीजी खान में पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं पार्टी परचम को सरनगू करने लगे हैं, क्या सिलसिला है कि वहाँ पे वो चाहते हैं कि अपने आप को हम अलहदा रखें, अपना तशख़्ख़ुस बहाल रखें, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस्लामाबाद में क्यों महसूस नहीं होती, उस तमाम मामले की तपिश वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि यहाँ पर तो आप सब एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ामात भी लगाते हैं और एक साथ चलते भी हैं। देखिए, एक जुमला मुझे कहने दे, जो अभी एक साहब ने कहा कि फॉरेंसिक होगा, फलाना होगा, तो भाई कौन सा ट्रिब्यूनल, कौन सा फॉरेंसिक, कौन से इलेक्शन कमीशन? आपको याद हो कासम सूरी साहब का जो फॉरेंसिक हुआ था, 65,000 वोट जाली निकले, जो कि आज तक केस चल रहा है। 2018 में शहबाज शरीफ साहब और फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने केस चलाया है। फैसल वाडा साहब निकल गए, शहबाज शरीफ साहब का अपील आज भी चल रहा है। 2021 में मैंने मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को चौथे नंबर पे जोड़ा और दूसरे नंबर पे आया था मिफ्ता इस्माइल साहब, पीडीएम कैंडिडेट, वो अपील आज भी चल रहा है। तो 2024 का कहां से फैसला होगा, कहां से फॉरेंसिक होगा क्या, तो सारे पाकिस्तान को पता है क्या असर होगा। दूसरी बात ये कि जो तफ्तीशी अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो तफ्तीश करते हैं, ये जो अहमद बिलास साहब का अदारा है, अगर आपने फॉर्म 45 को देख के हिसाब लगाना है कि धांधली हुआ है कि नहीं, तो मेरे दफ्तर में एक जूनियर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, मैं उनको भी दे दूं, वो भी बता देगा जी फॉर्म 45 में जो वोट डले उसमें इतने डले, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया होगा, आरओ ने नहीं किया होगा। और फिर उसके बाद जो आपका दायरा है, आपका क्या यही है कि आप अकाउंटेंट की तरह 45 और 47 का डिफरेंस बता दे? बाकी जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग की जो इंतजाम हुए थे, जो धांधली के तरीकाकार थे, या उसके अंदर जो जो चीजें हुई है, वो सारी चीजों को एक तरफ करके आप ये जूनियर अकाउंटेंट का ही बेस पे आप रिपोर्टें बना रहे हो, तो माजी की रिपोर्टें आपके सामने है। सवाल ये है कि जो बात आपने की है, यकीनन हमारे नून लीग के साथ दूर दूर तक न तो नजरिया मिलता है, न सोच मिलता है, न सियासत मिलता है, न विजन मिलता है। ये तो नून लीग के दोस्त भी ये कहेंगे। लेकिन 2024 में जहां 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने पीटीआई को ऑफर की है, क्या ये हम आपको गैर मशरू तौर पे आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, तो चोर है, तो डाकू है, क्या क्या इल्जामात लगाते थे आपको पता है, मौलाना साहब के खिलाफ, महमूद खाना चिश्ती साहब के, सबके सामने। लेकिन सवाल ये कि अगर आप न सपोर्ट करते तो क्या आप मुझे बता दो, क्या ये हुकूमत बन सकती थी? क्या असेंबली खड़ी हो सकती थी? चलो असेंबली अगर खड़ी नहीं होती, आप अगला सवाल करेंगे, फिर से इलेक्शन होता, तो फिर से इलेक्शन क्या शफाफ होता? पिक एंड चूज की इलेक्शन कमीशन में मैं आज नहीं कह रहा हूं, हमेशा से कहता आ रहा हूं, और भट्टी साहब, दूसरे दोस्त अजहर सिद्दीक साहब के सामने कई शो में मैं ये कह चुका हूं, पिक एंड चूज किए इलेक्शन कमीशन ने। क्या एमक्यूएम के गवर्नर ने या मुस्तफा कमाल की वीडियो लीक नहीं होने कहा कि हमें वोट नहीं पड़े? उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन मुंह देख रहे। तो मैं सवाल ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें के बावजूद आज मैं बरमला ये बात कहता हूं, और मैं पहले भी कह चुका हूं पार्टी के सामने, नून लीग के पास, नून लीग को पीपल्स पार्टी की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने सिंपल मेजोरिटी जो है वो हासिल कर ली है, और उठा के देख ली वीडियो जो मेरे साथ शो में बैठे हुए थे, वजीर इत्तलात पख्तूनख्वा के साबिक शौकत यूसुफजई साहब, उसने कहा डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया। मेरे पार्टी के 30-40 लोगों ने एफिडेविट दिए, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो सवाल ये है कि जब नून लीग के पास इस टाइप के लोग हैं, उन्होंने हर चीज के इंतजाम कर लिए, ठीक तो है, पीपल्स पार्टी चलो यही बात कर लेते हैं जी। ठीक है, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे ही ये तमाम सवालात करेंगे और इनके जवाब जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, बहुत से इल्ज़ामात लग गए आप पर। एक जानिब बताया जा रहा है कि राइट लेफ्ट की सियासत है, आपका पीपल्स पार्टी के साथ कोई भी जो एक मेल है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इकट्ठे हैं। तो फिर आप खुद अपनी मर्जी से इकट्ठे हैं या किसी ने इकट्ठे रखा हुआ है? नहीं, देखें, ये हम बड़े बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो हमारी इत्तेहादी जमात है। हमारा हमेशा एहतराम है एक जमहूरी जमातों के लिए। और बाकी बात रही धक्के से रखना, धक्के से तो कोई भी साथ नहीं रहता, आपको भी पता है। ये एक हमारी इत्तेहादी फार्मूला बना। देखें, सदर का, गवर्नर्स का, और फिर उसके बाद आपका स्पीकर, अपना अपना चेयरमैन सेनेट। ये देखे ना, वो एक उनका अपना एक शेर। भट्टी साहब, ये सारी बातें मान लेते हैं, चले मान ली आपकी बातें। जी भट्टी साहब, एक सीट तो दे देते, क्योंकि उस पे तो आपका नहीं, आप देख रहे हैं ना। जी 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 जी। अब हम मुआहदा देखें हमारा दोनों जमातों का। जैसा कि मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं और हम इकट्ठे रहे भी हैं, और मेरे लिए बड़े वाजिब एहतराम है, हमेशा खरी बात करते हैं। लेकिन ये है कि थोड़े से जज्बाती हैं। अब वो देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कब कह रहा हूँ कि हमारे आपस में नज़रियात, हमारे पार्टी का मंशूर, हमारी सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। अगर हमारी चीज़ें भी देखें, उनका मंशूर हर जमात का, किसी जमात के मंशूर में ये नहीं लिखा हुआ कि जी आप आवाम की खिदमत ना करें, आप सड़कें ना बनाएं, आप अस्पताल ना बनाएं। नहीं, वो सारी बातें जुल्फ़िकार साहब, सारी बातें ठीक हैं। उन्होंने आपका वज़ीर आज़म बनवा दिया। एक सीट देनी थी, एक सीट दे देते वो तो एक सीट भी ले लिया आपने। देखें, मैं आपको बताऊं, आप देखें हमें सिंध में कितनी सीटें मिलती हैं, हमने तो कभी गिला किया है? देखिए, हम उस इलेक्शन को मानते हैं, इन्हें भी मानना चाहिए कि इनका पंजाब में, ये को मैं थोड़ा कह रहा हूँ, इनकी सारी जमात कहती है भाई, इनका पंजाब में जो लोग हैं, देखें एक बड़ी जमात थी, इनका एक नज़रिया था। मैं भी एक वक्त में पीपल्स पार्टी में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैंने 67,000 वोट लिए थे। मुझे तो इस जमात से प्यार भी है, मोहब्बत भी है। लेकिन मैं ये बताऊं कि देखें, ये अपने नज़रिए को खुद ही छोड़ गया। इन्होंने क्यों लीग से सीट एडजस्टमेंट की थी जिस वक्त मुझे इन्होंने पार्टी से निकाला था। तो इन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, अपने लाए लोगों को खुद इन्होंने सेपरेट करके अपनी जमात को पंजाब में ख़त्म किया था। अब उसका कसूर हमारा तो नहीं है ना मेरे भाई, मेरी बात समझ आ गई ना। अगर दूसरी बात यह है कि NFC अवार्ड के तहत या वैसे तमाम सूबों को आपको पता है पैसे मिलते हैं। तो आप अगर पंजाब से जाएँ सिंध में, अगर आप पंजाब से जाएं KPK में, और आप पंजाब से जाएं बलूचिस्तान में, आप सिंध को आप देख लें, लाहौर को देख लें, कराची को देख लें, मैं भी कल कराची से होके आया हूँ, आप क्वेटा को देख लें, आप पेशावर को देख लें, तो वो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कारकर्दगी में। हमारे छोटे शहर ले लें, हमारे बड़े शहर ले लें, हमारी सड़कें ले लें, हमारे कारपोरेट रोड ले लें। देखिए CM साहबा ने, देखे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत अपना पंजाब में काम किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डे नाइट, आप उनको बताया, ऐसे तो नहीं उनका नाम रखा गया था, मतलब एक स्पीड वाला। तो इसके बाद आप मरियम साहबा हैं, तो आप देखें उन्होंने मोर देन 70 जो है पब्लिक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्चिंग की। और जैसे CCD है, वेस्ट मैनेजमेंट है, रोड्स नेटवर्क है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, हॉस्पिटल्स का। अब देखें, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो लोग ठीक कारकर्दगी का उन्हीं से पूछ लेते हैं। और अगर PTI बुज़दार जैसे बंदे लेके आए थी, जैसे भी ये हमारे भाई नाराज हो रहे थे कि जी, अब देखें अगर बुज़दार जैसे बंदे यहाँ पंजाब के वज़ीर आज़म बनेंगे, ये इनका अपना चॉइस है, हमने तो नहीं कहा था इनको। यही कादिर मंदोखेल साहब, ये अपनी कारकर्दगी बेहतर करें बजाय हमारी तनकीद करें। चलें, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो मुआहदा था, वो मुआहदा से यूं लगता है कि उससे हटी है नून लीग। क्या देखते हैं, आपने तो वज़ीर आज़म भी बनवा दिया, सारा कुछ कर दिया, तो क्या आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को खुद घर वाले, नवाज शरीफ साहब उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने उसको एक नहीं 2 मरतबा बनाया। ये रियलिटी नहीं है। ये जो सीटें गिनवा रहे, आज वो चेंज कर लेते हैं, वज़ीर आज़म का सीट दे दो, बाकी ले लो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कारकर्दगी की बात करें मेरे भाई भट्टी साहब,
तो ये हरिपुर में आपकी कौन सी कारकर्दगी थी जो आपको फॉर्म 47 के तहत आपको सीट दी गई है, ये तो बताए। जनूबी पंजाब में आपकी कौन सी कारकर्दगी है, आपकी तो पुलिस वाले अगवा कर लेते हैं डाकू, आपकी कौन सी कारकर्दगी है वो तो बताए। हाँ, ये कारकर्दगी जरूर है कि चचा वजीर आजम है, भतीजी को 1258 अरब रुपए अभी 3-4 महीने पे इकनिक के तहत मंजूर सारे के सारे इनको दे दिए सेंट्रल पंजाब को। पंजाब में मोटरवे के नखरे चल रहे, 6 लेन 8 लेन, पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, इस्लामाबाद और हरिपुर को जरूर है। उसके अलावा दूसरी बात में एक चीज ये बता रहा हूँ, 70% रेवेन्यू जाता है सिंध से, और आप सिंध में एक मोटरवे बनाने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में, मैं इस वक्त कोयटा बैठा हूँ, बलूचिस्तान में पीडीएम के वक्त में आज से 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक डबल रोड का इफ्तिताह किया है, कराची टू कोयटा। उसके बाद जाके उन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले पेट्रोल की नर्ख में जो कमी नहीं की है, कह रहे बलूचिस्तान बड़ा गरीब सूबा है, उसको हम 300 अरब दे रहे। वही रोड जो शहबाज शरीफ ने 3 साल पहले 2 साल में मुकम्मल करना था वो नहीं बना सके। उसके बाद 700 अरब जो है ना पेट्रोल की मद में बचा है, 300 तो आपने गरीब बलूचिस्तान को भी के लिए दे दिए, बाकी 400 अरब किधर गए। फिर उसके बाद अगर मैं कराची की बात करूं, जो मेरा और शहबाज शरीफ का एक ही हल्का है, 1% का काम शहबाज शरीफ साहब ने पिछली हुकूमत और अगली में नहीं किया है, उसको भी छोड़िए। तो मैंने बागदौड़ कर कादर मंदुखेल साहब, यही सवाल है कि आप फिर साथ क्यों हैं? आप इंतजार करेंगे वो आपको छोड़ें, आप उनको नहीं छोड़ेंगे। जुमला मुकम्मल करने दे। जी जी जुमला मुकम्मल करने दे। जी जी, जुमला ये तासुब वाली बातें जो ना, ये मैं इनको आईना दिखा रहा हूँ, ये जरा सुन ले। आप यहाँ पे जो कराची में K5 मंसूबा बनाया, जो मेरे और शहबाज शरीफ और मकबरे खास का इलाका को पानी जाता था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए, बोले पैसे नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का हब डैम से पानी की लाइन दी, जहां शहबाज शरीफ का हल्का भी है। उसके बाद K4 मंसूबा जो 25 साल से इल्तवा का शिकार है, बिलावल साहब ने सीएम हाउस में शहबाज शरीफ का नाम दे के उसकी इफ्तिताह करा, टक्का नहीं दिया। इस साल वापडा ने 40 अरब मांगे थे, सिर्फ 3 अरब दिए। तो ये तो आले शहबाज स्पीड तो जीटी रोड पे स्पीड है, बाकी पाकिस्तान में तो कोई स्पीड नहीं है। तो सवाल ये है कि चचा वजीर आजम, भतीजी वजीर आला, सारे के सारे अरबों खरबों रुपए उधर, सारे केस 89% सिंध से प्रोड्यूस होता है, सारा के सारा पंजाब को। तो पंजाब की फिर तो हालात बेहतर होंगे ना भट्टी साहब, जहां आप सिंध को सोतेले की तरफ, ठीक हो गया, बलूचिस्तान को आप सोतेले की नजर से देख रहे हो, इवन के जनूबी पंजाब को सोतेले की नजर से देख रहे हो, तो फिर तो शहबाज स्पीड तो जीटी रोड भी दौड़ेगा ना। चले, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, यहां से तो शायद जवाब ना आए, लेकिन कुछ आप ही बताएं कि इतने इख्तलाफात होने के बावजूद ये इकट्ठे हैं और फिर अलहदा होते भी नहीं, इख्तलाफात आसमान पर जा रहे हैं, तो क्या कोई और है जो इनको इकट्ठे रख रहा है? क्या इमरान खान का डर है जो इनको इकट्ठा रखा हुआ? देखिए, मैं इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फेविकॉल, समन बॉन्ड या फेविकॉल, उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। जिस दिन ये फेविकॉल हटा यहां से, देखिएगा, और वो दिन आने वाले हैं, ये नवंबर गुजर जाने दे, उसके बाद आने वाले हैं, ठीक है नहीं? हवा में फिर रही है सियासत की कश्तियां, हर एक के हाथ में है वादों की नशिस्तियां, टिकटॉक की धुन पे चलती है सबकी हकायतें, अमल कोई करे ना करे बनती है दास्तानें, कुर्सी की जुस्तजू में दिन रात दौड़ते रहे, अवाम बैठ के देखती रही, बस ये खेल रहे। खुदारा उस्मान बुज़ार मरियम सफदर से 1000 दर्जे बेहतर वजीर आला, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, फर्क सिर्फ ये था कि वो आगे टीवी पे बयानबाजी नहीं करता था, ग्राउंड पे काम किया। बताएं, अद्वियात मिल रही है, महंगाई खत्म हो गई, खुशियां कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के चले गए हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। खुदारा को थोड़ी बहुत बंदा शर्म करता है कि यार झूठ बोलते हुए यार जवाब देना है। अब अवाम में जा नहीं सकते ये लोग, इन्होंने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अदालतों का जनाजा पढ़ा दिया, बिल्कुल ठीक हो। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल हमारे पैनल में मौजूद तमाम मौज़े साहिबान, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात यही, आवाम की सियासत कब होगी, कब आवाम को देखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की सियासत के वोट ले लिए जाएं, लेकिन वो आवाम के जिसने हकीकी वोट देने हैं उनका कब सोचा जाएगा? ये बहुत से सवालात जिनका जवाब आने वाले प्रोग्राम्स में भी लेते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।